हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई कहानी में। हमारे देश की जनसंख्या 30 करोड़ से भी ज़्यादा है और इतनी ज़्यादा जनसंख्या होने के साथ साथ हमारा देश दुनिया का सबसे सांस्कृतिक विभिन्नताओं का देश है, जहाँ हर धर्म हर नस्ल के लोग रहते हैं। देश में इतनी ज़्यादा विभिन्नताएं होने के बावजूद हमारे देश के संविधान में की स्थिति की समानता और अवसर की बात कही गई है, लेकिन सही मायने में समानता तभी इस्टेब्लिश होगी जब मुख्य धारा के लोग कटे हुए लोगों को भी देश के प्रशासन और सरकार की महत्वपूर्ण पोस्ट के लिए अपॉइंटमेंट किया जाएगा। और 2022 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हमें बिल्कुल ऐसी ही क्वालिटी देखने को मिली। ऐसी क्वालिटी न सिर्फ हमारे लिए गर्व का विषय है, बल्कि दुनिया के सभी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन सकता है। और बिल्कुल इसी वजह से आज हम आपको हमारे देश के प्रेसिडेंट बनने वाले द्रौपदी मुर्मू की लाइफ और सक्सेस और पॉलिटिक्स करियर के बारे में बताएंगे। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 उड़ीसा के मयूरभंज जिले में पैदावोसी गांव में एक जनजाति परिवार में हुआ। उनके पिता और दादा दोनों पंचायती राज सिस्टम की पॉलिटिक्स से जुड़े थे। अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद वो स्कूल टीचर के रूप में सबसे पहले नियुक्त हुई। उसके बाद उन्हें उड़ीसा में रायरंगपुर में स्थित एक इंस्टीट्यूट में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम किया। इसके अलावा इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा में जूनियर असिस्टेंट के रूप में काम किया। इसके बाद पॉलिटिक्स में इनकी एंट्री हुई। 1997 की बात है, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। नगर पंचायत काउंसिलिंग के पोस्ट के इलेक्शन लड़ी, जहां पर उन्हें इलेक्ट भी कर दिया गया। अगले 2 सालों तक मुर्मू ने उसी पंचायत के चेयरपर्सन के रूप में जिम्मेदारी संभाली। पॉलिटिक्स के इतने एक्टिव होने के कारण बीजेपी की अनुसूचित जनजाति मोर्चा का नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। साल 2000 की बात है, उड़ीसा असेंबली इलेक्शन में एमएलए के पद पर खड़े होकर उन्हें पॉलिटिक्स करियर के एक कदम और आगे बढ़ाया और रायरंगपुर असेंबली में एमएलए के रूप में इलेक्ट कर दिया गया। मार्च 2000 से 2002 के बीच में इन्हें कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में मिनिस्टर की जिम्मेदारी सौंपी गई और 2002 के बाद इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फिशरिंग और एनिमल रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को भी संभाला। इसके बाद 2004 में फिर दोबारा इन्हें एमएलए के रूप में इलेक्ट किया गया। वहीं दूसरी तरफ 2006 से 2009 तक मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में बीजेपी प्रेसिडेंट के साथ साथ बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के स्टेट प्रेसिडेंट के रूप में भी मुर्मू काम करती रही। मुर्मू की पॉलिटिक लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन अचानक उनके पर्सनल लाइफ में बहुत बड़ी परेशानी आई, जिन्हें परेशानी से उन्हें हताश कर दिया। साल 2009 में एक एक्सीडेंट की वजह से द्रौपदी मुर्मू के बेटे की डेथ हो गई और जिनकी वजह से इनके मेंटल हेल्थ पर काफ़ी असर पड़ा और काफ़ी समय तक वो डिप्रेशन में रही। इसी के कुछ समय बाद 2013 में उन्हें दूसरे बेटे को खो दिया और कुछ ही महीनों बाद उनके हस्बैंड की भी मृत्यु हो गई। और इस घटनाओं के बाद किसी के लिए भी डिप्रेशन में जाना एक स्वाभाविक। प्रति के अनुसार हमें इस डिप्रेशन मेंटल से जोन से बाहर निकलने के लिए वो ब्रह्मा कुमारी संस्था में जुड़ी, जिससे इन्हें काफ़ी मदद मिली। इस स्थिति से बाहर निकलने के बाद इन्हें जनता की सेवा के लिए अपने लक्ष्य को दोबारा काम शुरू किया और 18 मई 2015 को द्रौपदी ने झारखंड की गवर्नर के रूप में शपथ ली। द्रौपदी का यह शपथ न सिर्फ उनके समाज के लिए गर्व का विषय था, बल्कि उड़ीसा के पूरे जनजाति समाज के लिए गर्व का विषय था, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा की पहली जनजाति थी जो गवर्नर के रूप में अपॉइंटमेंट किया गया था। इसके साथ ही मुर्मू झारखंड की गवर्नर के रूप में जिम्मेदारी संभालने वाली एक पहली महिला बन गई। इसी तरीके से गवर्नर के रूप में उनका शपथ लेना महिलाओं के लिए गर्व का विषय बना। 4 के टर्म के लिए गवर्नर बनने के बाद मुर्मू को अपने इस टर्म को पूरा किया। अपने कार्यकाल के दौरान द्रौपदी ने कई ऐसे बिल को रिफ्यूज किया जिसके झारखंड विधानसभा में अप्रूव मिल चुका था। इसके साथ ही गवर्नर के रूप में कार्य करते हुए द्रौपदी मुर्मू ने कोरोना के समय वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों को ये बताया कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी आंखों को रांची हॉस्पिटल में डोनेट कर दिया जाए। और फिर द्रौपदी मुर्मू की डिप्लोमेटिक वर्क एथिक्स और विजनरी गोल्स को देखते हुए इन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 2022 के इलेक्शन के लिए एनडीए की ओर से नॉमिनेट किया गया। मतलब अब ये कहने को कोई शक नहीं है कि द्रौपदी मुर्मू हमारे देश की अगली प्रेसिडेंट होंगी। देश के सबसे बड़े पद की जिम्मेदारी संभालने वाली वो पहले जनजाति महिला भी होंगी। हेलो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव लिख सकते हैं।
मिलते हैं एक नई कहानी, नई वीडियो, नए जोश और नए उम्मीद के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।